हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। देखिए, बीच में कुछ इश्यूज की वजह से हमारे जो लेक्चर्स वाले वीडियो जो अपलोड होते थे चैनल्स के ऊपर वो थोड़े इरेगुलर हो गए थे। बट अब आई होप अब सब सही हो जाएगा, सब रेगुलर टाइम पे आएंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कैंट। जब आप ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स या फिर अर्थ के ओरिजिन वाला चैप्टर पढ़ते हैं कि अर्थ जिस पे हम रहते हैं वो प्लेनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, तब आप इमैनुअल कैंट की गैसेस हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। ये जो सेक्शन है ये जियोग्राफी का है और ये जनरल जीएस में या फिर जियोग्राफी ऑप्शन दोनों ही स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम क्या क्या समझ लेंगे, हम समझ लेंगे कि कैंट के एजेप्शन और उसके स्टेप क्या थे गैसियस हाइपोथेसिस को लेकर, उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, उसे कौन कौन से क्रिटिसिज्म देखने को मिले इस मॉडल को लेकर, एंड अप्रिशिएट करेंगे उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉस्मोलॉजिकल थियोरी। चलिए देखते हैं। बिफोर मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स, मतलब आज से कई सालों पहले, जब मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स नहीं था। मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स की बात करेंगे तो मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद जो फिजिक्स का फॉर्मेशन हुआ वो, मतलब हमारे पास जब टेक्नोलॉजी आ गई उसके बाद जो फिजिक्स को लेकर जो डेफिनेशन थी, जो थिंकिंग थी चीज़ों को लेकर, स्पेस साइंस को लेकर, वो सब कुछ बदल गया। बट उसके पहले, बिफोर मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स, अर्ली थिंकर्स मेड बोल्ड अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द यूनिवर्स एज इट्स origins. Today we explore the gaseous hypothesis of Immanuel Kant, जो प्रपोज कब किया गया था 1755 में। वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट to explain the formation of the earth and the solar system using न्यूटोनियन प्रिंसिपल, न्यूटन के प्रिंसिपल का यूटिलाइजेशन कर कर 1755 में इमैनुअल कैंट ने गैसियस हाइपोथेसिस दिया था। ठीक है, और ये इनका पहला अटेम्प्ट था, बोल्ड अटेम्प्ट था। इमैनुअल कांत क्या थे? एक जनरल फिलोसोफर थे जिन्होंने एक ट्रिटी लिखी थी 1755 में, जिसका टाइटल क्या था? द जर्नल नेचुरल हिस्ट्री एंड थियरी ऑफ द हेवन, और ऐसे ऑन द वर्किंग एंड मैकेनिकल ओरिजिन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटोनियन लॉ। अब ये बहुत बड़ा टाइटल है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए बेसिक आइडिया कि टाइटल क्या था, ये किस पे बेस्ड था। तो ये इनकी पूरी जो थ्योरी थी ये बेस्ड थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होती है? अर्थ की अपने ग्रेविटेशन है, वो क्या करती है? चीजों को अपने ओर क्या करती है? पुल करती है, अपनी ओर खींचती है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनरी मोशन, दो प्रिंसिपल पर बेस था, एक तो न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और दूसरा रोटेटरी मोशन। एक बहुत फेमस कोटेशन हुआ था इनका, इनका क्या हुआ था? इन्होंने ये कहते थे सबको कि गिव मी अ मैटर, आप मुझे मैटर दीजिए, आई विल बिल्ड अ वर्ल्ड आउट ऑफ इट, मैं उसमें से एक पूरे संसार का निर्माण कर दूंगा। आप मुझे पदार्थ दें और मैं उसमें से पूरे विश्व का निर्माण कर दूंगा। ये बहुत फेमस इनका कोटेशन था। इन्होंने हाइपोथेसिस देने से पहले कुछ की एजप्शन थे इनकी। हाइपोथेसिस में क्या क्या एजप्शन थे वो देख लेते हैं। देखिए क्या एजप्शन थे इनके, की एजप्शन और क्या थे? द यूनिवर्स वॉज फिल्ड विथ सुपर नेचुरली क्रिएटेड प्राइमोर्डियल मैटर। इनका कहना था कि ये जो यूनिवर्स है इसमें पहले से ही कुछ मटेरियल, कुछ मैटर्स ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट है, सुपर नेचुरली प्रेजेंट है, जिनको उन्होंने क्या नाम दिया? जिनको इन्होंने कहा प्राइमोर्डियल मैटर। ठीक है, फिर दिस मैटर वॉज इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड, मोशनलेस एंड सॉलिड क्लाउड ऑफ पार्टिकल। ये मोशन कैसे हैं? जो प्राइमोर्डियल मैटर हैं ये कोल्ड हैं, ठंडे हैं, मोशनलेस है, मतलब इनके बीच में कोई भी मूवमेंट देखने को मिलता नहीं है, इनके बीच में कोई भी मोशन नहीं है। उसके बाद में ये क्या है? सॉलिड क्लाउड्स हैं। क्या है ये? सॉलिड क्लाउड्स के फॉर्म में हैं। ठीक है, ये इन्होंने कहा था, ये इनका एजप्शन
तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि ये जो क्लाउड, जो प्राइमोर्डियल मैटर्स हैं, ये कोल्ड हैं, मोशनलेस और स्लो सॉलिड क्लाउड के फॉर्म में है, जिसको बाद में जाकर लाप्लास थ्योरी आती है तो उसको नाम दे दिया जाता है, क्या उसे कह दिया जाता है कि वो क्या है, एक नेबुला है। नेबुला नाम इन्होंने दिया था। The particles begin to attract each other under mutual gravitational attraction। मतलब ये जो पार्टिकल हैं इनके बीच में एक दूसरे को लेकर एक म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब अट्रैक्ट करते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, कोलिजन। कोलिजन अमंग पार्टिकल्स जनरेटेड। और इनके बीच, अब ये क्या है, बहुत सारे प्राइमोर्डियल मैटर हैं, तो एक दूसरे को जब ऐसे ऐसे अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है, टकराव होता है, जिसकी वजह से एक रैंडम मोशन जनरेट होता है। फ्रिक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये पार्टिकल जाके इस पार्टिकल से टकराएगा तो एक तो ये पार्टिकल आगे पुश होगा, ठीक है, तो ये पुश होगा तो एक मोशन जनरेट होगा, लेकिन जब टकराएगा तो फ्रिक्शन भी होगा, फ्रिक्शन होगा तो क्या जनरेट होगा, हीट भी जनरेट होगा। हीट की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर में राइज देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से जो सॉलिड क्लाउड्स थे वो गैसियस स्टेट में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं इस टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। रोटेशनरी मोशन डेवलप इन द नेबुला, और इसकी वजह से नेबुला में क्या होता है, एक रोटेशनरी मोशन क्रिएट। जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, एक एग्जेप्शन के तौर पे ये वाला इससे टकराया, ये वाला इससे टकराया, ये वाला इसको आगे पुश करेगा, ये वाला इसको पुश करेगा, ये वाला इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, ऐसे मान ले बहुत सारे, ये इसको टकराया, इससे टकराया, तो दो चीजें हुई। एक तो क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, लगातार टकरा रहे हैं तो लगातार फ्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से हीट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका स्टेज चेंज होगा, और लगातार एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक मोशन जनरेट हो जाता है। एक मोशन जनरेट हो जाता है, जो कैसा मोशन होता है, एक रोटेशनरी मोशन होता है, रोटेटरी मोशन होता है। रोटेशनरी मोशन डेवलप इन द नेबुला। द नेबुला स्टार्ट स्पिनिंग रैपिडली एंड एक्सपांडेड। और नेबुला क्या होता है, लगा तेजी से घूमने लगता है, और साथ में उसके स्टेट में भी फॉर्मेशन चेंजेस देखने को मिल रहा है, मतलब सॉलिड से गैसियस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो वो जो पहले ऐसे सॉलिड फॉर्म में था वो अब एक्सपांड कर रहा है, और ऐसे 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 लगातार क्या होने लगता है, उसका एक्सपांसन होने लगता है, एक्सपांड करने लगता है। व्हेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सीडेड सेंट्रीपिटल फोर्स, रिंग्स वर थ्रोन आउट। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, देखिए ये कोई मैटर है, और मान लीजिए ये यहाँ पे दूसरा मैटर है। अब यहाँ से आउटसाइड से इनसाइड की ओर, मतलब बाहर से अंदर की ओर जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। उसे क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब बाहर से अंदर की ओर जो फोर्स लगता है। अंदर से बाहर की ओर जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं उसे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स से बढ़ जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से बढ़ जाता है, तो ये जो रिंग्स हैं ये एक दूसरे से क्या होती हैं, दूर होने लगती हैं, थ्रोन आउट होने लगती हैं। इच रिंग कंडेंस टू फॉर्म अ प्लेनेट, और ऐसे से दूसरे से छटक जाती हैं ऐसे ऐसे, और ये क्या करती हैं, अलग अलग रिंग अलग अलग प्लेनेट का फॉर्मेशन करती हैं। प्लैनेट्स रिपीटेड द सेम प्रोसेस, और जब ये प्लेनेट का फॉर्मेशन हो जाता है तो इनके अंदर भी सेम ये वाला प्रोसेस रिपीट होता है, जिसकी वजह से सैटेलाइट का फॉर्मेशन होता है। द सेंट्रल मार्ट रिमेन एज द सन, और बाद में ये जो बीच में मटेरियल बच जाता है ये क्या बनता है, ये बनता है हमारा सन। ये था इनका हाइपोथेसिस। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात करें, इनिशियली द नेबुला वाज एक्सट्रीमली कोल्ड। नेबुला मतलब प्राइमोर्डियल मैटर जो भी था, नियरली एब्सोल्यूट जीरो -273 डिग्री सेल्सियस तक। द पार्टिकल्स वर एट रेस्ट, हमने देखा मोशनलेस थे सॉलिड क्लाउड से। ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल दे कोलाइड, एक दूसरे के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल हुआ उसकी वजह से उनमें कोलाइड हुआ, जिसकी वजह से हीट और मोशन का जनरेशन होता है। दिस लेड टू रोटेटरी मोशन, और इसके बाद में रोटेशन चालू होता है, मोशन चालू होता है। विद टाइम द नेबुला heated up, expanded and spun faster. Eventually, rings broke off due to excessive centrifugal force. Each ring coalesced to form a planet. The remaining central part became the sun. The same process occurred
प्लेनेटरी टू फॉर्म मून्स, जो हमारा सैटेलाइट है। देखिए ये एक सेंट्रल पार्ट है जो क्या है, सन है। पहले ये प्राइमोर्डियल मैटर होगा, कोल्ड रहा होगा, सॉलिड क्लाउड रहा होगा, मोशनलेस रहा होगा। बाद में इनके जो पार्टिकल्स उनके बीच में कोलिजन चालू होगा, जिसकी वजह से ऐसा मोशन चालू हुआ। जब मोशन चालू हुआ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत बढ़ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से मतलब एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स को ब्रेकआउट कर गया, तो ऐसे 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 अलग अलग पार्टिकल्स हो गए, जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन हुआ, प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ। और ये सेम चीज जो यहाँ हुई थी वही इन प्लेनेट्स के अंदर हुई, और जिसके इनके सैटेलाइट का फॉर्मेशन देखने को मिला। ऐसे ऐसे थे, कॉलिजन हुआ, पहले ऐसे थे, कॉलिजन हुआ, ऐसे फॉर्मेशन हुआ, फिर ऐसे सैटेलाइट्स का फॉर्मेशन हो गया, और जो सेंटर पार्ट बचा वो क्या बन गया, हमारा सन बन गया। कोल्ड नेबुला से ऐसे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया। इवोल्यूशन एंड क्रिटिसिज्म की बात करें तो कांस का हाइपोथेसिस रिजेक्ट क्यों हुआ? नो एक्सप्लेनेशन फॉर द ओरिजिन ऑफ प्राइमोर्डियल मैटर। इन्होंने बताया जो सुपर नेचुरली क्रिएटेड मैटर पहले से था, जिसको इन्होंने प्राइमोर्डियल मैटर था, उसका ओरिजिन कैसे हुआ इन्हें नहीं पता। पार्टिकल्स वर कोल्ड एंड मोशनलेस, व्हाट इनिशिएटेड मोशन। अगर कोई पार्टिकल है वो पहले से कोल्ड है, मोशनलेस है, तो इन्होंने बोला ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन उसे मोशन में ग्रेविटेशनल पुल के लिए भी जो अट्रैक्शन फोर्स थी वो कैसे आया, वो ये समझा नहीं पाए। वायलेटेड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर कोई बॉडी किसी स्टेज में है तो वो बॉडी उस स्टेज में तब तक रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। मतलब अगर कोई बॉडी मूवमेंट में है तो इसको, अगर मान लीजिए बॉल है, ये मूवमेंट में है और इसको स्टॉप करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके सामने कोई ऐसा रेजिस्टेंस लेके आना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये कोई चीज है, ये स्टॉप है, मोशन में नहीं है, इसको मोशन कराना है तो आपको करना पड़ेगा, इसको पुश करना पड़ेगा, तो भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब किसी भी बॉडी की स्टेज में चेंजेस कब देखने को मिलता है? जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स इन पार्टिकल्स को कोलाइड करने के लिए कहाँ है वो समझा नहीं पाए। कोलिजन कांट जनरेट रोटेशन। हाँ, कोलिजन होगा लेकिन कोलिजन रोटेशन जनरेट नहीं करता है, ये साइंटिफिकली क्या है, इनकरेक्ट है। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मूवमेंट, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मूवमेंट का क्या था, मिस इंटरप्रिटेशन था। 2, कांत हाइपोथेसिस लेक प्रॉपर साइंटिफिक बैकिंग फॉर द की मैकेनिज्म लाइक initiation of motion and ring formation, this made it dynamically unsound। सिग्निफिकेंस एंड लेगेसी की बात करें, अगर ये रिजेक्ट हुआ उसके बाद भी सिग्निफिकेंस क्यों था, इसका क्या सिग्निफिकेंट था? डिस्पाइट एरर, कांट हाइपोथेसिस वाज द फर्स्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ अर्थ ओरिजिन, कि हमारे प्लेनेट अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। ए फोररनर ऑफ द लाप्लास नेबुलर हाइपोथेसिस, और इसके ऊपर ही इसमें कुछ जो एरर्स थे उनको सही कर कर बाद में किसको क्या आया, नेबुलर हाइपोथेसिस आया, किसका, लाप्लास का, जिसको हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। ए की स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कॉस्मोलॉजी, और मॉडर्न कॉस्मोलॉजी को एस्टेब्लिश करने में इसने की स्टेप का, की स्टोन का वो निभाया। ठीक है, तो ये हमारी क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। नेबुलर लाप्लास की सीरीज जो लेक्चर आगे की क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर लगा हो आपको अच्छा तो प्लीज कीप like, share and subscribe. Thank you so much.